नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में और रिसर्च में खास करके हम आज शोध के उपकरण के बारे में जानेंगे और संपूर्णतया शोध के उपकरण के बारे में जानेंगे, अर्थात टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में संपूर्णतया जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से टूल्स होते हैं, उसके पहले हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टूल्स को करने से पहले कुछ आंकड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, संपूर्णतया हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरा विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर ये जो टूल्स से संबंधित, उपकरण से संबंधित, जो शोध के उपकरण से संबंधित चीज़ें हैं, आप वास्तविक तरीके से पूर्णतः आप जानेंगे। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम सीधे आते हैं अब शोध के उपकरण में, जो कि टूल्स ऑफ रिसर्च। दरअसल अगर हम शोध की बात करें, अनुसंधान की बात करें, तो अनुसंधान में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो किसी भी समस्याओं का चयन करते हैं, जिसको कि हम एक शॉर्ट फॉर्मूला में PHDCAG कहते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहले आपकी आती है। प्रॉब्लम का अर्थात समस्या का चयन सबसे पहले आप करते हैं। जब समस्या का आपने बेहद शालीनतापूर्वक, बेहद गंभीरतापूर्वक आपने चयन कर लिया, तो उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमें, अर्थात उसका जो एक टेंटेटिव जो रिजल्ट है वो आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, अर्थात समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो अस्थायी समाधान कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो परिकल्पना का निर्माण करने के पश्चात हमें उस परिकल्पना को परीक्षण करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, हमने जो परिकल्पना का निर्माण किया अपने शोध की समस्या को लेकर के, तो वो वास्तविक में उस पर खरा उतरता है अथवा नहीं, इसकी पुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उस परिकल्पना का परीक्षण करना पड़ता है। अब परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, अर्थात डेटाज की जरूरत पड़ेगी। डेटा की जरूरत पड़ेगी। जब आंकड़े की जरूरत पड़ती है तो आंकड़ों का हम क्या करते हैं, संकलन करते हैं। तो आंकड़ों का सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि आंकड़ों का जब हम संकलन करते हैं तो मुख्य तौर पर आंकड़े होते कितने हैं। तो अगर हम देखेंगे तो आंकड़े जो होते हैं मुख्य तौर पर दो हुआ करते हैं। आंकड़े जब दो हुआ करते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक। इस प्राथमिक, ये जो प्राथमिक आंकड़े हैं, इसको हम प्राइमरी डेटाज के नाम से जानते हैं, और इसको हम द्वितीयक या गौण आंकड़े के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी डेटाज के नाम से जानते हैं। दरअसल अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े क्या होते हैं, थोड़ी सी आप इस बात को जान लीजिए। तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिस आंकड़े को मुख्य तौर पर जो अनुसंधाता होता है, अर्थात जो शोधार्थी होता है, शोधकर्ता होता है, वो उन आंकड़ों का खुद से क्या करता है, तो ढूंढने का प्रयास करता है, अर्थात खुद से कलेक्शन करता है, खुद से संग्रहण करता है। अर्थात जब ऐसे आंकड़े जो शोधकर्ता खुद से उसका संकलन किया हो, अर्थात उसमें वास्तविकता हो, उसमें मौलिकता हो, खुद से जाकर के ढूंढ करके अपना आंकड़ा वो खुद से लाए विभिन्न माध्यमों के द्वारा, तो वो क्या होता है, तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। अब द्वितीयक आंकड़े, क्योंकि हम यहां पर भास्ट नहीं बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, इसलिए, नहीं तो इस पर बहुत सारा लेक्चर हो सकता है। अब ये द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, तो द्वितीयक आंकड़े हम उसको कहते हैं जो कि शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका संकलन नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न सोर्स के माध्यम से, विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से जब शोधकर्ता क्या करता है, तो आंकड़ों का संकलन करता है, तो हम उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे विभिन्न अन्य व्यक्तियों के माध्यम से वो संकलन कर सकता है, वो डाक के माध्यम से कुछ भेज करके वहाँ से संकलन कर सकता है, वो भी द्वितीयक आंकड़े में ही आते हैं। फिर
वो क्या करता है, तो विभिन्न जो संस्था होती है वहाँ से वो डेटा जब इकट्ठा करवाता है तो ये सब आंकड़े जो होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े के रूप में होते हैं। तो मुख्य तौर पर दो आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। हालांकि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जब आंकड़े हमने इकट्ठे कर लिए, आंकड़े इकट्ठे नहीं कर लिए बल्कि जब आंकड़े इकट्ठे करने हैं, डेटाज इकट्ठे करने हैं, हाइपोथेसिस किसी भी शोधकर्ता ने बना लिया और उस हाइपोथेसिस को परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन आंकड़ों की जरूरत होती है। तो अब आंकड़ों का जो संकलन होता है, ध्यान दीजिए, आंकड़ों का जो संकलन होता है तो वो किन किन ही माध्यमों से करेगा। तो उन डाटाज का जो संकलन होता है, जब संग्रहण होता है, उस आंकड़ों का संग्रहण जिस उपकरण के माध्यम से, जिस टूल्स के माध्यम से शोधकर्ता करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो शोध के उपकरण के नाम से जानते हैं, अर्थात टूल्स ऑफ रिसर्च के नाम से जानते हैं। अर्थात फिर से समझिए कि हाइपोथेसिस, पहले समस्या का, कोई भी शोधकर्ता समस्या का चयन करता है, शोधकर्ता समस्या का चयन करने के उपरांत क्या करता है, तो हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना का निर्माण करता है, अर्थात टेंटेटिव सॉल्यूशन का निर्माण करता है। जब अस्थायी समाधान का उसने टेंटेटिव सॉल्यूशन उसने बना लिया तो उसका परीक्षण करने के लिए आंकड़े की जरूरत होती है। जब आंकड़े की जरूरत होती है तो आंकड़ों के संग्रहण के लिए, आंकड़ों का संकलन करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। खास करके मनोवैज्ञानिक शोध में, शैक्षिक शोध में ये टूल्स की जरूरत होती है। तो जब टूल्स की जरूरत होती है, उन्हीं टूल्स को हम शोध के उपकरण के नाम से जानते हैं, जिन टूल्स के द्वारा, जिन उपकरणों के द्वारा हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये जो संकलन है वो अर्थात उपकरण है, वो उपकरण हम किस किस माध्यम से करते हैं, तो इसमें बहुत सारे माध्यम हो जाते हैं। जैसे आपका ये अवलोकन पद्धति हो सकता है, अवलोकन पद्धति हो सकता है, साक्षात्कार पद्धति हो सकता है, साक्षात्कार पद्धति हो सकता है, फिर आपका प्रश्नावली हो सकती है, प्रश्नावली हो सकती है, फिर अनुसूची हो सकती है, अनुसूची हो सकती है, फिर समाजमिति हो सकती है, समाजमिति हो सकती है, फिर परीक्षण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये जो प्रश्न टूल्स हैं, अर्थात रिसर्च के जो टूल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अवलोकन के माध्यम से हो सकता है, साक्षात्कार के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से, समाजमिति के माध्यम से, किसी भी परीक्षण के माध्यम से। अब हम एक एक करके इसकी वास्तविकता को समझते हैं। दरअसल हम जब अवलोकन की बात करते हैं, प्रेक्षण की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन दरअसल होता क्या है, तो ऑब्जर्वेशन हम उसको कहते हैं तो जो कोई भी घटना घटित हो रही होती है, ध्यान दीजिए, मतलब वर्तमान में जब कोई भी घटना घटित हो रही होती है, शोधकर्ता के द्वारा क्या किया जाता है, तो उसका प्रत्यक्षण किया जाता है। प्रत्यक्षण का मतलब है उसका अवलोकन, अर्थात उसको देखा जाता है, वास्तविक रूप में उसको घटित होते हुए जो वो देखता है। तो उस घटित हुई घटना को वो क्या करता है, अपने आंखों के माध्यम से कैप्चर करता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे हमारे पास ऐसे कैमरा के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन सारी चीज़ों को आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर उन वास्तविकता को आप तथ्यगत उतार सकते हैं। आपने जो देखा उसके माध्यम से आप देख करके उसको वास्तविकता का चयन करते हैं। तो जब घटित घटना घट रही होती है, उस स्थिति में जब शोधकर्ता के द्वारा प्रत्यक्षण किया जाता है, उसको वास्तविक रूप में देखा जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्ड
चीज़ों के माध्यम से, जो संकलन हुआ है उसके माध्यम से जब भी कोई डेटा का संकलन किया जाता है अवलोकन की पद्धति से, हम उसे क्या कहते हैं? प्रेक्षण कहते हैं, अवलोकन कहते हैं, या फिर उसको ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। अब आता है साक्षात्कार। तो भैया ये साक्षात्कार क्या होती है? इसमें दोनों तरह के गुण होते हैं। दोनों तरह के गुण का अर्थ है कि इसमें प्रश्नावली और अनुसूची दोनों के गुण होते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची तो आपने बताया नहीं, तो आपको बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इतना पहले समझ लीजिए कि इसमें जो साक्षात्कार होते हैं इसमें ये दोनों तरह के गुण हो जाते हैं, अर्थात प्रश्नावली के भी गुण हो जाते हैं, अनुसूची के भी गुण हो जाते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई भी साक्षात्कार होता है तो ये साक्षात्कार मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संरचित और दूसरा होता है असंरचित। संरचित साक्षात्कार होता है, असंरचित साक्षात्कार होता है। संरचित को हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के नाम से जानते हैं और असंरचित साक्षात्कार को हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। दरअसल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या साक्षात्कार वो होता है जब कोई भी जो जिससे हम साक्षात्कार ले रहे या कर रहे होते हैं उसको एकदम क्रमशः हम एक क्रमिक ढंग से उसका गहन पूछताछ करते हैं या गहन उससे प्रश्न और जवाब तलब करते हैं। वो क्या होता है? तो ये संरचित साक्षात्कार होता है। इसमें मुख्य तौर पर क्या होता है कि सब कुछ एक से दूसरा पहलू, दूसरे से तीसरा पहलू, तीसरे से चौथा पहलू, सब कुछ एकदम से क्या हो सकता है कि बंधा हुआ रहता है, या फिर पहले से ही हम निर्धारण कर लिए होते हैं कि जो हमारे सामने जो जिससे हम साक्षात्कार करेंगे उससे हमें क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, वो उसका पहले से ही हम चयन कर लिए होते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार या इंटरव्यू में आते हैं। असंरचित इंटरव्यू कौन सा होता है? तो असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड हम उसको कहते हैं जिसमें कि कोई भी वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता का अर्थ है यहाँ पर यह है कि उसमें कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि हमें कौन सा प्रश्न पूछना है, कब प्रश्न पूछना है, किस विषय से प्रश्न पूछना है। ये इस मामले में पहले से ही कोई मतलब सोची समझी चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो असंरचित, अर्थात उसमें कई बार ऐसा भी साक्षात्कार होता है जिससे हम साक्षात्कार ले रहे होते हैं उसको पता ही नहीं चलता है कि हम साक्षात्कार वास्तविक में ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि उसमें कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब संतुलित वे में कि एक से दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा कड़ी उसमें जुड़ता नहीं है, ऐसे को हम असंरचित साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। अब आ गई प्रश्नावली। तो प्रश्नावली मुख्य तौर पर हम उसको कहते हैं जो कि किसी भी जब साक्षात्कार हम ले रहे होते, जो भी अभ्यर्थी है उससे जब भी हम मान लीजिए कि प्रश्नावली से प्रश्न पूछने वाले होते हैं, तो मान लीजिए कि किसी भी अभ्यर्थी से हमें चाहिए, उसका जवाब चाहिए या तथ्यों की जानकारी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि A4 साइज का एक पेपर ले लेते हैं। A4 साइज का पेपर ले लेते हैं, उस पर वस्तुतः उसका सारा कुछ ब्यौरा हम पहले से दे दिए होते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हम कहाँ से हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, हम ये सारी जानकारी दे देते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से शुरू करते हैं। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चौथा प्रश्न। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रश्न सारे पूछे गए हैं। अब मान लीजिए कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों के उत्तर भी क्रमशः हम यहाँ पर उसके आगे यहाँ पर दिए हुए रहते हैं। अर्थात प्रश्न भी पूछे रहते हैं, उसके आगे उसके विकल्प भी हम दिए हुए रहते हैं। तो और जो उत्तरदाता है उसको क्या करना है कि उन विकल्पों का चयन करके उसका उत्तर देना होता है। जब वो उत्तर दे लेता है तब हम उसका, जब संपूर्ण प्रश्नों का वो उत्तर दे लेता है, तब हम उसको उन उत्तरों को एकत्रित करके अपने पास रख लेते हैं। मुख्य तौर पर अगर हम
प्रश्नावली की बात करेंगे तो प्रश्नावली मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में एक होता है मुक्त प्रश्नावली, मुक्त प्रश्नावली, दूसरा होता है बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। एक होता है मुक्त प्रश्नावली, दूसरा होता है बंद प्रश्नावली। अब मुक्त प्रश्नावली क्या होती है? तो मुक्त प्रश्नावली हम उसको कहते हैं जो ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं उत्तरदाता से जिसमें कि वो क्या करना है, उसको लिखना है, लिख करके उसको जवाब देना है। तो जब उसको लिख करके जवाब देना है तो उसमें क्या होता है कि बहुत अहमियत वो नहीं रखता है, वो बहुत वास्तविक नहीं होता है, वो बहुत विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि वो मान लीजिए कि मुक्त प्रश्नावली में उसको जब लिखना होता है तो वो अपने ढंग से बहुत सारी चीज़ों को गढ़ गढ़ के कुछ भी उतार चढ़ाव करके वो लिख सकता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है जो मुक्त प्रश्नावली होती है। मुक्त प्रश्नावली जैसे कि मैंने बताया कि प्रश्नों को हम पूछते हैं और उसका उत्तर लिखने के लिए हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और बंद प्रश्नावली क्या होती है? तो बंद प्रश्नावली हम ऐसे प्रश्नावली को कहते हैं जो कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पहले से प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और प्रश्नों के सामने विकल्प भी दिया हुआ है। तो विकल्प बहुत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बहुवैकल्पिक हो सकता है, जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति हो सकती है, जैसे कि यस और नो में हो सकता है। तो ये सब सारे उसके क्या होते हैं? तो ये बंद प्रश्नावली में होते हैं। और बंद प्रश्नावली में चूंकि उसके पास एकदम सीमित विकल्प होता है तो उसका उत्तर वो न चाहकर भी उसमें से जो भी विकल्प हैं उसमें से ही उसको देना होता है। तो ये ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है कौन सी? प्रश्नावली में। तो मुक्त प्रश्नावली के दो प्रकार हो जाते हैं। फिर अब हाँ, कुछ क्राइटेरिया होते हैं प्रश्नावली में कि प्रश्नावली हम उससे मतलब उस उत्तरदाता से करते हैं जो शिक्षित हो। शिक्षित के बाद वो क्या हो? तो प्रश्नावली में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न ऐसा जो हो कि वो द्विअर्थी ना हो, द्विअर्थी ना हो, वो प्रश्न ऐसा हो जो कि वास्तविक प्रश्न हो, वो प्रश्न ऐसा हो जो कि वर्तमानकालिक प्रश्न हो, वो ऐसा हो ऐसा प्रश्न ना हो जो कि वैयक्तिक प्रश्न अर्थात ऐसा प्रटाक्षेप करना ऐसा प्रश्न ना हो। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं जो कि जिसके आधार पर कि हम क्या करते हैं? प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं अनुसूची पर। तो शेड्यूल जिसको कि हम कहते हैं, इसको हम क्वेश्चनायर के नाम से जानते हैं। प्रश्नावली को हम क्वेश्चनायर के नाम से जानते हैं, अनुसूची को हम शेड्यूल के नाम से जानते हैं। अब शेड्यूल पर आते हैं, अनुसूची पर आते हैं। अनुसूची में क्या होता है? तो ठीक सारा कुछ यही बनाते हैं। प्रश्नावली में जिस प्रकार से हम करते हैं हम ठीक उसी प्रकार से बनाते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें जब अनुसूची हम जिस पर मतलब अप्लाई करते हैं, जिस से हमें उत्तर लेना होता है, हम उस पर अप्लाई करते हैं जो कि शिक्षित ना हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो या बहुत कम पढ़ा लिखा हो। ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं? ऐसे लोगों से अगर हमें उत्तर चाहिए होता है तो उस पर हम किसका अप्लाई करते हैं? तो अनुसूची का अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इस वाले में ये जो प्रश्नावली थी इसमें क्या होता था कि उत्तरदाता खुद से ही प्रश्नों का जवाब देता था। उसको आपने प्रश्न दे दिया और वो जब प्रश्न पूरे कर लिए उससे आपने वो उत्तर वाला जो भी सामग्री है आपने ले लिया। लेकिन इस अनुसूची में क्या है कि आपको पेपर रखना है और पेपर रख करके जिससे उत्तर जो भी उत्तरदाता है आप उससे प्रश्न पूछते हैं और उससे आप जो भी उत्तर देता है वो प्रश्न उत्तरदाता जो भी उत्तर देता है उसको खुद रिसर्चर उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, उसको लिखता है। तो इसमें उत्तरदाता ही लिखता था, इसमें क्या करता है? तो रिसर्चर खुद उससे टाइप करके उससे लिखता है, अर्थात उससे उत्तर जो भी पाता है उसके आधार पर अपना वो बनाता है। तो इसमें चाहे अनपढ़ हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, ऐसे या बच्चे हो, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे जो होते हैं अभ्यर्थी, उस पर अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं समाजमिति पर। तो समाजमिति मुख्य तौर पर ये सोशियोलॉजी में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो इसमें हम करते क्या है? तो अगर मान लीजिए कि सपोज ये एक क्लास है,
अब ये एक क्लास है और इसमें बहुत सारे, मान लीजिए कि 200 यहाँ पर छात्र हैं, इस क्लास में 200 छात्र हैं। अब 200 छात्र में से अगर हमें ये जानकारी चाहिए कि इसमें सबसे अधिक पसंद किसको किया जाता है, सबसे अधिक पसंद किसको किया जाता है, तो अगर मान लीजिए कि हम दो चार अगर ये कर लिए कि ईमानदार, फिर गुणवान, फिर सच्चा, मतलब जो भी हमें अगर जो भी चाहिए होता है, हम क्या किए कि उसको एक प्रकार से बना दिए और सबको, जितने भी 200 हैं यहाँ पर क्लास में बच्चे, उन 200 को हम एक पुर्जी दे दिए, या पुर्जी उसको ही कहे कि हाँ तुम खुद से एक पुर्जी बनाओ और ये 3 चीज़ किस में ज़्यादा हैं वो आपको लिखना है। तो जब उसमें लिखना है तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर या किसको तुम इस क्लास का नायक मानते हो, किसको तुम सर्वश्रेष्ठ मानते हो, तो ये उसको अगर हमें नाम लिखना, सीधे समझिए कि अगर मुझे नायक का चयन करना है तो अगर हमने ये कहा कि आप सभी एक बात बताइए कि आप इस क्लास के नायक के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे, तो हमने सबको क्या कहा कि सब एक पर्ची बनाइए और जिसको जो पसंद है उसको क्या करिए। तो आप मान लीजिए कि किसी को 1 पसंद हो सकता है, किसी को 2 लोग पसंद हो सकता है, किसी को 3 लोग पसंद हो सकता है। तो जिसको जितने लोग पसंद हों वो अपना नाम प्रस्तुत एक पुर्जी पर लिख करके मुझे दे दीजिए। अब क्या हुआ कि सारे बच्चे ने 250 के 200 क्या किया कि अपनी पर्ची मेरे पास दे दी लिख करके। अब किसी ने खुद अपना ही नाम लिख लिया कि वो खुद को नायक के रूप में देखना चाहते हैं, किसी ने अपने मित्र को नायक के रूप में देखना चाहा, किसी ने अलग को देखना चाहा। इसमें से हमें क्या करना होता है कि सबसे ज़्यादा वोट किसके लिए आया, अर्थात सबसे ज़्यादा बार नाम किसका लिया गया, जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार लिया जाएगा हम उसको नायक के रूप में जानेंगे। फिर ऐसा भी होगा कि सेकंड रैंकर कौन रहा, हम अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो मतलब दूसरे स्थान पर जिसका भी नाम रहेगा हम उसको। फिर म्यूचुअल वाले की अकेला, मतलब खुद को एकाकी कौन समझता है, कौन तो जो एकाकी समझता है तो वो खुद का ही नाम लिखेगा, वो किसी दूसरे का नाम नहीं लिखेगा। तो इसके बारे में भी कि वो एकाकी है, खुद को ही अधिक पसंद करता है। फिर म्यूचुअल भी कई बार होता है कि एक दूसरे को, मतलब हम आपका नाम लिख दिया, आप मेरा नाम लिख दिए, इस प्रकार से भी बहुत सारे होते हैं। तो जोड़े का, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाती हैं। अर्थात हमें ये पता चल जाता है कि क्लास में कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा किसके साथ वो सहमत है। तो इन तथ्यों का जब हमें लेना होता है तो हम इस समाजमिति का उपयोग करते हैं। फिर परीक्षण जो होता है वो विभिन्न परीक्षण होते हैं, जिसमें कि व्यक्तित्व परीक्षण हो सकता है, बुद्धि परीक्षण हो सकता है। अलग अलग परीक्षण के माध्यम से जब हम क्या करते हैं तो डेटाज को इकट्ठा करते हैं, संग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो ये टूल्स के माध्यम से इसका सारा प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें मुख्य तौर पर अवलोकन पद्धति अर्थात ऑब्जर्वेशन, फिर इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, प्रश्नावली अर्थात क्वेश्चनायर, फिर अनुसूची अर्थात शेड्यूल्ड, फिर समाजमिति सोशियोमेट्री, और फिर परीक्षण अर्थात टेस्ट हम करते हैं। तो इसके माध्यम से हम किसी भी क्या करते हैं, जब हम इसमें से कोई भी एक माध्यम हम अपनाते हैं, ऐसा नहीं कि सारा माध्यम आप अपना लेते हैं। अब एक माध्यम हम अपनाते हैं और एक टूल्स के मदद से हम क्या करते हैं, डेटाज का संकलन करते हैं अपने किसके लिए, तो रिसर्च के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आपने बेहतर ढंग से सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।